हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आज के इस करंट फोर्स वीडियो में, जैसे कि इस देश ने दुनिया का पहला एआई मिनिस्टर नियुक्त कर दिया है और इस पर दुनिया में अलग तरह की अब चर्चा शुरू हो गई। इसके बारे में डेक्कन ट्रैप्स के बारे में जानेंगे और ये किस तरह की प्राकृतिक घटना है और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उथल पुथल सी स्थिति हुई थी और उसको यूनेस्को ने मान्यता दी है। सेंट मेरी आइलैंड्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो एक सबूत है जो भारतीय जो उप महाद्वीप है वो मेडागास्कर से टूटकर और इधर अभी जो जहाँ स्थिति है, भारत जहाँ है वहाँ पर आया था। ठीक है, तो यूनेस्को ने उसको भी मान्यता दी है, अस्थायी सूची में शामिल किया है। मेघालय एज की गुफाएं हैं वो क्या हैं और क्या इतिहास है, वो एज कब से शुरू होता है, ये सब जानेंगे। थोक महंगाई दर है और यूनाइटेड नेशंस का जो एक आयोग है उसने जेनोसाइड का जिम्मेदार ठहराया है कई सारे लीडर्स पर इजराइल के, तो वो चर्चा करेंगे और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ओके, और आपको बताऊं कि यूपीएससी का बैच जल्दी आ रहा है प्रीलिम्स के लिए स्पेशल, और 71st बीपीएससी के लिए मेंस का आंसर राइटिंग बैच स्पेशल आ रहा है आप सबके लिए, और 72वीं बीपीएससी का भी एक नया बैच आ रहा है। ओके, उसके बाद फिर हम यूपीपीसीएस को भी बैच लेकर आएंगे। तो शार्प लर्निंग ऐप है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। यूनेस्को ने किस राज्य के पचगनी और महाबलेश्वर में स्थित डेक्कन ट्रैप्स को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया है? ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अब इसके लिए जाना होगा ये कहाँ पर है इस जगह, तो वो इसका आंसर का होगा महाराष्ट्र होगा। ओके, और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं। तो ऐसा है कि ये जो डेक्कन ट्रैप्स है ना, ये कई राज्यों में स्थित है, क्षेत्रों में है, लेकिन चूँकि यूनेस्को ने अस्थायी सूची में जो शामिल किया है वो पचगनी और महाबलेश्वर के डेक्कन ट्रैप्स को शामिल किया है, इसलिए ये जो प्रश्न है इस तरीके से बनता है। ओके, डेक्कन ट्रैप्स क्या है? ये डेक्कन एक घटना को कहते हैं और घटना के बारे में बताते हैं आगे, और ट्रैप्स मतलब सीढ़ी नुमा चीज़ें, जैसे ये जो है ना ये ट्रैप्स है, मतलब सीढ़ी नुमा आकार की ये पहाड़ियाँ ये बनी हुई हैं। अब ये पहाड़ियाँ कैसे बनी है ये जानेंगे हम। ठीक है, तो ये जो महाराष्ट्र का पचगनी और महाबलेश्वर में स्थित है, अभी तो ये है। वैसे डेक्कन ट्रैप्स हैं क्या, उसको एक बार मैप के ज़रिए भी देखते हैं। प्यारा भारत है अपना, और डेक्कन ट्रैप जो है ना भारत के का एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र है, जो कि ये महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हो गए, इस तरफ के गुजरात के कुछ हिस्से हो गए। ठीक है, कर्नाटक का बहुत थोड़ा सा हिस्सा हो गया, कुछ राजस्थान की ओर भी थोड़ा सा है। ये पूरे इलाके में फैला हुआ है, और इन जगहों पर एक हुआ क्या था ये देखिए, इस तरीके की स्थिति देखिए। तो ज्वालामुखियाँ बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना वो लावा फेंक रही थी, और वो डेक्कन जो इलाके थे वो अलग अलग, जैसे ये भारतीय उपमहाद्वीप में ये इस जगह पर है जहाँ पर मैंने बताया महाराष्ट्र मेन है, उसके आसपास के क्षेत्रों में। दूसरी तरफ रशिया की ओर यहाँ पर देखिए आप ट्रैप्स है, इस तरफ आप देखिए अमेरिका की ओर ये ट्रैप्स है, यहाँ पर है, इस तरह का था। और अगर भारत में देखें तो यहाँ पर ये डेक्कन ट्रैप्स थे। तब हुआ क्या था, यहाँ करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती के अंदर से बहुत सारा लावा गैसें वो सब निकली थी, और पृथ्वी के बड़े हिस्से में जो मतलब इन सारे क्षेत्रों में ज्वालामुखी ही ज्वालामुखी था, और ये क्षेत्रफल करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर का था पृथ्वी पर, इस तरह के क्षेत्रों का, और इससे भी बड़ा हुआ करता था। आज जो हम देखते हैं जो ज्वालामुखियाँ देखते हैं वो उसके तुलना में, मतलब अभी आज के जो ज्वालामुखी है वो बहुत छोटे से हैं। उस समय जो ज्वालामुखियाँ फैली थी, जो आई थी, वो सब। ठीक है, तो ये मैप के ज़रिए मैंने आपको दिखाया है। ओके, अच्छा, डेक्कन ट्रैप जो है सिर्फ भूवैज्ञानिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भारत की खेती, संस्कृति, पर्यावरण, इन सब के लिए खास है। ये पूरे इलाके में जो ज्वालामुखी हुआ करते थे, कब हुआ करते थे, तो आज से 6.5 करोड़ साल पहले। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। कैसे बना था ये क्षेत्र जो ना ये रीयूनियन हॉट स्पॉट की वजह से बना था। उस समय भारत वो जो क्षेत्र था हॉट स्पॉट, रीयूनियन हॉट स्पॉट, यानी जो बहुत बड़े पैमाने पर ज्वालामुखियाँ
वगैरह हैं वो भारत के इस इलाके के नीचे था और इसी से गर्म लावा निकलने लगी और वो मतलब पतली लावाएं थी। अगर लावा जो है वो अगर पतली नहीं है और तो फिर वो वहीं पर रह जाएंगे, लेकिन पतली होने की वजह से क्या हुआ, वो पूरा फैला और वो पहाड़ियाँ बनती चली गई जब वो सूखा लाखों साल में। उसके बाद और ये ज्वालामुखी गतिविधियाँ कई लाख साल तक चली थी और उसकी वजह से ये जो क्षेत्र है वो सीढ़ीनुमा दिखता है। ये इस तरह के सीढ़ीनुमा ये इलाके इस तरह से बन गए थे, इसलिए इसको ट्रैप्स कहते हैं। ट्रैप्स मतलब इसको स्वीडिश भाषा में ट्रैप्स मतलब सीढ़ी होती है, ठीक है। तो ये कई सारे क्षेत्रों में ये फैला हुआ है और ख़ासतौर पर पचगनी और महाबलेश्वर का जो ये जो डेक्कन ट्रैप्स है उसको अस्थायी सूची में जो ना वो शामिल किया गया है। कुछ जगहों पर लावा की परतें 2 किलोमीटर तक की मोटाई है, यहाँ तक है, और डायनासोर के विलुप्त होने में उससे भी संबंध है इसका। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि डायनासोर का जो अंत हुआ था उल्का पिंड गिरने की वजह से हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ कई सारी परिस्थितियां भी जिम्मेदार थी। डेक्कन ट्रैप्स के ज्वालामुखी पहले से धरती के पर्यावरण को, पूरी इकोसिस्टम को ख़राब कर रहे थे और उस समय भारत और कुछ देशों में बड़े बड़े ज्वालामुखी फट रहे थे, उससे गैसें निकल रही थी, लावा निकल रहे थे और मौसम को बदल डाला था। ठीक है, आज जो हम बात करते हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो उसने प्राकृतिक स्थिति से वो इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो गया कि हवा में सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसें हैं वो धरती को ठंडा और फिर से गर्म करने लगी, जिससे जीव जंतुओं के लिए जीना मुश्किल हो गया था। और उल्का पिंड ने आखिरी और सबसे बड़ा झटका दिया था उस दौरान, ठीक है, आखिरी और सबसे बड़ा झटका दिया था। और उसकी वजह से क्या हुआ, बड़े पैमाने पर ये जो डायनासोर सहित बहुत सारे जो तमाम जीव जंतु थे वो सब नष्ट हो गए, ख़त्म हो गए, प्रजातियाँ विलुप्त हो गए। उस दौरान धूल, हवा में गैसें ये सब फैल गई थी, सूरज की रोशनी जो है ना वो रुक गई थी। ओके, क्या हुआ था, ये तो ज्वालामुखी से पर्यावरण गंदा हुआ, बर्बाद हुआ, और जब उल्का पिंड गिरा करीब 6.5 करोड़ साल पहले, 6.6 करोड़ साल पहले, तो उस दौरान धूल हवा में फैल गई और सूरज की रोशनी ढक गई। फिर क्या हुआ, फिर पौधों का विकास रुक गया और जब धूप नहीं आई उसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा जो इलाका है वो फिर ठंडा होने लगा बड़े पैमाने पर। ओके, तो गर्म हुआ, ठंडा हुआ, ये सब चीज़ें ये सब है। तो डेक्कन ट्रैप्स भी जो है ना वो इसमें महत्वपूर्ण है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या है, अभी अगर हम देखें तो आर्थिक फ़ायदा है। यहाँ पर जो चट्टानें बनी हुई हैं उससे काली मिट्टी जो है ना वो बहुत उपजाऊ है, और ख़ास तौर पर जो कपास की खेती होती है वो इस क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त होती है। तो कपास का कटोरा कहा जाता है इस क्षेत्र को। और ये डेक्कन ट्रैप्स जो करोड़ों साल पहले हुआ था उसकी वजह से यहाँ की मिट्टी, इस क्षेत्र की मिट्टी जो है ना वो काली मिट्टी हुई और उपजाऊ बहुत ज़्यादा हुई। यहाँ कुछ खनिज भी मिलते हैं, खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, प्राकृतिक नज़ारे हैं, जैसे पश्चिमी घाट पर देखते हैं ना उस तरीके से कैसे। और इसी क्षेत्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं जैसी ऐतिहासिक जगह भी मशहूर है जो इन चट्टानों में बनाई गई थी। ठीक है, वैज्ञानिक नज़रिए से भी महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र को, ताकि धरती का जो इतिहास है और मौसम के जो बदलाव हुए हैं, डायनासोर युग का ख़त्म हुआ, उसके बहुत सारे आयाम जो है ना उसको समझने में मदद मिल सके। ज्वालामुखी से जो निकले हुए गैसें हैं, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, उन सब ने जो धरती का तापमान बढ़ाया, उससे वजह से पर्यावरण पर जो बड़ा असर पड़ा, ये सब चीज़ें ये हैं। ठीक है, तो ये जानना ज़रूरी है। वैसे तो ये ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें है, लेकिन चूंकि ये करंट अफेयर्स में ये सवाल हैं इसलिए रिवाइज़ करना और पढ़ना ज़रूरी है, और इसी तरीके से सवाल आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। ठीक है, जैसे जो 1 डे लेवल का एग्ज़ाम है या स्टेट PCS में इस तरह के सवाल आ सकते हैं, लेकिन अगर हम UPSC में देखेंगे तो UPSC में इसके इस तरह से सवाल आ सकते हैं जो आपको जवाब देने होंगे। किस तरह से सवाल आ सकते हैं, ये सवाल ये होंगे कि डेक्कन ट्रैप्स को सितंबर 2025 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया, तो इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये विचार करने के लिए दिया जाएगा। UPSC और स्टेट PCS में इस तरह के सवाल आएंगे। ऑप्शन क्या है, पहला,
इसका निर्माण रीयूनियन हॉटस्पॉट से जुड़ा हुआ है जो कभी भारतीय प्लेट के नीचे स्थित था। दूसरा क्या है ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन है कि डेक्कन ट्रैप्स मुख्यतः ग्रेनाइट और गणित चट्टानों से बनता है। ठीक है। तीसरा क्या है? यह क्षेत्र अजंता एलोरा गुफाओं जैसी ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। इसका निर्माण क्रेटेशियस पैलियोजिन सीमा जो है ना उस काल से ये जुड़ा हुआ है। तो ये भी जो है ना वो सही है और ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इसका जो आंसर होगा 1, 3 और ये 4। ठीक है, सी वाला जो है ना वो सही आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में सवाल आते हैं। ओके, इसी तरीके को इसको इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि डेक्कन ट्रैप्स को सितंबर 2025 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसके। तो डेक्कन ट्रैप से बनी जो काली मिट्टी है उसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। अब ये क्या है कथन, ये भी समझना ज़रूरी है। तो इसका कथन क्या है इसमें आप देखिए। पहला है कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल बिल्कुल ये सही है। दूसरा क्या है? इसमें जल धारण क्षमता जो है ना वो अधिक होती है। ठीक है, तो ये सही है और इसी वजह से वहाँ कपास वगैरह की खेती बेहतर होती है। अगले का नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रचुरता होती है, ये सही नहीं है। तो 1 और 2 जो है ना वो सही आपके हो गए। 1 और 2 ये वाला ए वाला जो है ना वो सही आंसर देखने को मिलेगा। ओके, इसी तरीके से आपका हाँ ये हो गया। अच्छा, अगर हम देखेंगे कि मेंस में इससे क्या प्रश्न आएंगे आपको, यूपीएससी का जो मेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें, तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं जैसे डेक्कन ट्रैप्स केवल एक भूवैज्ञानिक संरचना ही नहीं बल्कि यह पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन और जीव जंतुओं के विलुप्त होने तथा भारत की कृषि संस्कृति के विकास को समझने की कुंजी भी है। तो इसकी आलोचनात्मक विवेचना करिए। इस तरह से सवाल आएंगे इसमें। दूसरा सवाल इस तरह से आ सकता है कि डेक्कन ट्रैप्स का निर्माण और क्रेटेशियस पैलियोजिन विलुप्त घटना जो है वो आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या करना होगा आपको? उदाहरण सहित स्पष्ट करना है कि ये ज्वालामुखी गतिविधियां किस प्रकार के पर्यावरणीय संकट और जैव विविधता के पतन के लिए जिम्मेदार रही है। तो जो सब मैंने बताया है उससे रिलेटेड कंटेंट आप लिख सकते हैं। तो इस तरह के सवाल जैसे भारत में जो काली मिट्टी है उसके भूवैज्ञानिक आधार और आर्थिक महत्व का विश्लेषण कीजिए। इस तरह से सवाल आपके हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न क्या होगा? यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित सेंट मेरी आइलैंड क्लस्टर का भूवैज्ञानिक धरोहर जो है उसको वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया है? अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक इसका आंसर होगा। लेकिन एक्चुअल में है क्या, हम ये क्या मतलब क्या हो? सेंट मेरी आइलैंड क्लस्टर का जो भूवैज्ञानिक धरोहर है वो है क्या आखिर? कर्नाटक तो जान लिया। तो देखिए ये जो यहाँ पर चट्टाने हैं और ये कहाँ पर है एक बार मैप के जरिए बताते हैं आपको। ठीक है, तो ये जो है ना कर्नाटक यहाँ पर आपने देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है ना ये कर्नाटक है और इसी के पास यहाँ पर जो है ना वो क्या है? सेंट मेरी आइलैंड क्लस्टर है। ये भूवैज्ञानिक धरोहर है जो इस तरीके का आप देखते हैं खंभे नुमा जो वहाँ उसकी चट्टाने आपको दिखेंगी इस तरह से, खंभा नुमा जैसे खंभे निकले हुए हैं, बने हुए हैं इस तरह से। और ये कब की है? 88 मिलियन वर्ष पुरानी है, 88 मिलियन वर्ष पुरानी है। मतलब कि ये लेट क्रेटेशियस जो एज था, काल था, उस समय की है। और ये अभी कौन सी है? वो है जब भारतीय उपमहाद्वीप मेडागास्कर से जुड़ा हुआ था, उसके बाद दोनों का जो है ना वो अलगाव हुआ था। तो ये देखिए ये एनिमेशन इस तरीके पेंजिया हुआ करता था और मतलब 88 मिलियन ईयर पहले ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ये जो इंडियन, ये मेडागास्कर से कटकर और फिर ये आगे बढ़ा और बढ़ता हुआ कहाँ टकराया? ये टकराया 2-3 प्लेट से। जो प्रमुख टक्कर हुई है जो वो प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट है, वो यूरेशियन प्लेट है।
ठीक है। इधर बर्मन प्लेट से भी टक्कर हुई थी यहाँ पर, और भी कई छोटे मोटे प्लेट से टक्कर हुई है। इस तरीके से टक्कर हुई और फिर हिमालय का ये निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये 88 मिलियन ईयर पहले, यानी लेट क्रिटेशियस जो एज था, उस समय के यहाँ पर सबूत जो है ना वो अभी मौजूद हैं, ठीक है। तो सेंट मेरी जो आइलैंड क्लस्टर है वो कर्नाटक में स्थित है, और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दिए हैं। हाँ, ये देखिए, तो वो जो है ना कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, ये मालपे के पास उडुपी जिला है, उसी में अरब सागर में स्थित छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। अब प्रमुख रूप से जो कौन कौन 4 द्वीप समूह हैं, जैसे कोकोनट आइलैंड है, नॉर्थ आइलैंड है, दरिया बहादुरगढ़ आइलैंड है, और साउथ आइलैंड है। इसके अलावा कई सारे और भी आइलैंड की चट्टानें वहाँ पर मिलती हैं, और ये पर्यटक स्थल भी है। इसके साथ साथ जो भारत के जो भूगर्भीय, पृथ्वी के जो भूगर्भीय जो अतीत है, उन सब के बारे में यहाँ सबूत ये सब हैं, और इसी से ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक जगह ये बनता है। ओके, भू प्रमाण है यहाँ पर बहुत सारे, और यहाँ पर फिर बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं इसी सब के ज़रिए में। तो संरक्षण किया जाता है यहाँ पर। सेंट मेरी आइलैंड्स को राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक के तौर पर घोषित किया हुआ है, नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट के तौर पर, और ये भारत सरकार का जो तटवर्ती विनियमन यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन है उसके अंतर्गत भी ये संरक्षित है, ये सारे जो जगह है वो। और अभी सितंबर 2025 में यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट है उसमें इसको शामिल किया गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि भारत सरकार ने इस संभावित विश्व धरोहर स्थल को उसके नामांकन का प्रयास वो बेहतर ढंग से किया है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने ये सब कुछ जाना। ओके, अब ये तो जो सवाल था मैंने यहाँ पर दिया था, ये किस जिले में ये स्थित है और या किस राज्य में स्थित है, प्रश्न ये था किस राज्य में ये स्थित है। लेकिन जो ये भूवैज्ञानिक घटनाएं हुई थी ना, सवाल उससे भी आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। किस तरीके से सवाल आ सकता है, एक बार मैं इस चीज़ को दिखा देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ। देखिए, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दिए थे। हाँ, इस तरह से सवाल आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, और ख़ास तौर पर जो स्टेट PCS है, UPSC है, और भी जो SSC लेवल में भी कई बार इस तरीके से हल्के ढंग में ये पूछा जा सकता है। किस तरह से सवाल आ सकते हैं, तो ये सवाल मैंने यहाँ पर दिए हैं। क्या है? सेंट मेरी आइलैंड क्लस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अब ये कथन है, अब आपको जवाब देना है इन कथनों में से कौन सा सही है और कौन से विकल्प जो है ना वो गलत है। देखिए क्या है, ये स्थल जो है ना वो स्तंभकार राइओलाइटिक लावा संरचनाओं के लिए ये प्रसिद्ध है। अभी इसमें ये बात है, तो ये बातें ये सही हो गए। ओके, इसमें दूसरी बात क्या है कि ये इनकी चट्टानें लेट क्रेटेशियस काल की हैं और भारत मेडागास्कर के अलगाव से जुड़ी हुई हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है। लगभग 88 मिलियन वर्ष या कहें लेट क्रेटेशियस जो एज था, काल था, उस समय की बात है ये। और तीसरा क्या है, इसमें भारत सरकार ने राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया हुआ है इस जगह को। मैंने अभी आपको बताया, ये बात बिल्कुल सही है। चौथा क्या है, यह स्थल साइलेंट वैली नेशनल पार्क के अंतर्गत संरक्षित है। नहीं, ये गलत है, ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3 जो है ना वो सही है। तो 1, 2, 3 कौन सा? बी वाला जो है ना वो सही आंसर होगा। तो ये प्रीलिम्स में इस तरह के सवाल आ सकते हैं, और मेंस की बात करेंगे तो ये सवाल हो सकता है कि सेंट मेरी आइलैंड क्लस्टर केवल एक पर्यटन स्थल ही नहीं बल्कि ये भारत के भूगर्भीय अतीत और वैश्विक भूविज्ञान की समझ में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो इसकी वैज्ञानिक दृष्टि से परीक्षण कीजिए, इसके बारे में लिखिए। सवाल इस तरह से भी हो सकता है कि प्लेट विवर्तनिकी और महाद्वीपीय विस्थापन के संदर्भ में सेंट मेरी आइलैंड क्लस्टर का महत्व स्पष्ट करिए। मतलब ये हुआ कि टेक्टोनिक प्लेट जो है ना वो जो हटे हैं और महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है, जैसे कहाँ से? मेडागास्कर से हट के इधर आए। तो ओके, तो इसके महत्व को और कैसे महत्व, तो सेंट मेरी जो आइलैंड क्लस्टर है
वो कैसा महत्व देता है, मतलब हमें बताता है उसके बारे में। तो इस तरह के सवाल जो है ना वो हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड टच होते हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेते हैं। यूनेस्को ने मेघालयन एज की गुफाओं को वैश्विक धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया। तो मेघालयन एज कब से शुरू हुआ था, क्या माना जाता है इसके बारे में? आंसर होगा 4200 वर्ष पूर्व, ठीक है, 4200 वर्ष पूर्व की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, तो यूनेस्को ने अभी सितंबर में इसको अस्थायी सूची में शामिल किया है। मेघालयन एज का मतलब क्या हुआ? ये 4.6 अरब वर्ष के जो इतिहास है ना, भूगर्भीय जो इतिहास है हमारा, जो हम देखते हैं उसमें हमारा ये सबसे नवीनतम इकाई है, लेटेस्ट है ये। और इसका समय काल आज से 4200 वर्ष पहले शुरू हुआ था, जो अभी भी वो चल रहा है। मेघालयन युग चल रहा है, तो वो 4200 वर्ष पहले शुरू हुआ था। उस दौरान क्या हुआ था? उस दौरान पूरी दुनिया में भयंकर सूखा आया था, ठंड का एक बहुत बड़ा दौर आया था, जिसकी वजह से कई सारी बड़ी बड़ी जो सभ्यताएं थीं वो उसको बहुत नुकसान हुआ था। कौन कौन सी सभ्यताएं थीं जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ? जैसे हड़प्पा सभ्यता, मिस्र, मेसोपोटामिया, इन सब सभ्यताओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था उस दौरान, ठीक है। तो उसी समय इसको माना जाता है कि मेघालयन एज वो शुरू हुआ था। और ये जो गुफाएं हैं, मेघालयन एज की गुफाएं हैं, वो उसी चीज़ों का सबूत है, उसी के सबूत वहाँ पर पड़े हैं, भरमार पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पर है मेघालय में? ये केव्स यानी ये गुफाएं तो पूर्वी खासी हिल्स जिला में, यानी पूर्वी खासी पहाड़ी जो जिला है वहाँ पर स्थित है। ये समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और प्रमुख जो गुफाएं हैं उसका नाम भी आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत चर्चा में ये गुफाएं रहती हैं। तो कौन कौन से? जैसे मावलुह ये गुफा है, अरवाह गुफा है, मवसमाई गुफा है, क्रेमपुरी गुफा है। ये क्या है? ये चूना पत्थर की है, लाइमस्टोन की गुफाएं हैं। और इनमें ये जो गुफा है ना बहुत ही लंबी है। लाइमस्टोन की दुनिया की सबसे लंबी गुफा है, करीब 24 किलोमीटर के आसपास। तो ये सैंडस्टोन, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, इन सब से भी निर्मित ये सब चीज़ें हैं। तो ये दिखती हैं, बड़ा ही खूबसूरत है। ओके, तो खासियत यही है इसकी। एक बार मैं उसका फ़ोटो भी दिखा देना चाहता हूँ। इस तरीके जैसे कि पत्थर जो है ना वो ऊपर से टपक रहे हों, ऐसा लगता है, ज़मीन पर उभरते हुए पत्थर दिखते हैं, ठीक है। क्रेमपुरी जो गुफा है वो 24 किलोमीटर लंबी है, जिसके अंदर नदियाँ, तालाब, चमकदार पत्थर ये सब दिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए ख़ास है क्योंकि ये मेघालयन एज की कहानी कहते हैं, यानी 4200 वर्ष पहले जो कुछ हुआ था उसके सबूत वहाँ पर हैं। और उस समय क्या हुआ था? दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर सूखा पड़ा था, जिससे मिस्र, हड़प्पा, मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताएं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखा। ये वाली जो गुफा है मावलुह, तो वो उसमें एक तरह से पत्थरों के रिकॉर्ड हैं जो उस वक्त की जो जलवायु, बारिश, तापमान, इन सब की जानकारी देते हैं। इन सब से धरती के इतिहास को, वैज्ञानिक इतिहास को समझने में हमें मदद मिलती है, ठीक है। और उसका बहुत ही महत्व है, इसका वैज्ञानिक है, शैक्षणिक महत्व है। गुफाओं में जो संरक्षित आइसोटॉप डेटा है, ऑक्सीजन आइसोटॉप्स हैं, वो मतलब जलवायु का जो इतिहास है उसके रिसर्च में हमें पता चलता है। आज कैसे कह देते हैं कि इतने करोड़ साल पहले जो है वो उस समय टेम्परेचर ये था, उस समय गर्मी बढ़ गई थी, उस समय गर्मी कम हो गई थी, ये लेवल का टेम्परेचर था। तो ये कैसे बताते हैं? इन्हीं सब जो सबूत है ना, उन्हीं सब से ये पता चलता है कि उस समय क्या टेम्परेचर था। तो यहाँ पर पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और भूगर्भीय यानी जियोलॉजिकल जो है ना वो रिसर्च का एक ज़बरदस्त जगह है। और इन गुफाओं में दुर्लभ जीव जंतु वगैरह हैं। एक बार मैप के ज़रिए भी हम दिखाते हैं ये कहाँ पर है। मेघालयन जो है, मेघालय यहाँ पर है, यहीं पर पूर्वी खासी हिल्स है, सॉरी यहाँ नहीं, मेघालय यहाँ पर है, ठीक है। तो ये मेघालय में यही पूर्वी खासी हिल्स है, उसी में ये जगह है, ये केव्स हैं। और कई दुर्लभ जीव जंतु वहाँ पर हैं, कीड़े मकोड़े हैं,
खास तरह की मछलियाँ हैं। जैसे पिछले साल करंट फोर्स में मैंने बताया था कि ऐसी कौन सी गुफा है जहाँ पर अंधी मछलियाँ दिखी हैं, जिसकी आँखें ही नहीं हैं, ऐसी खास मछलियाँ, तो वो वहीं गुफा से मिली थी, वहीं मिली थी। तो वहाँ इस तरह की चीज़ें, मकड़ियाँ अलग तरह की, झिंगूर हैं, जो दुनिया में कहीं और जीव मिलते नहीं हैं, तो इसलिए उस जगह को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नज़ारा बहुत बेहतरीन, तो पर्यटक बड़े पैमाने पर वहाँ पर आते हैं। और एक ख़ास बात है यहाँ पर कि जो खासी जनजाति है, कौन सी खासी जनजाति, वो इन गुफाओं की देखभाल करती है। वो लोग मतलब सैकड़ों सालों से प्राकृतिक रूप से इसको बचाए रखने की काम करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ गुफाएं, जैसे अड़वा गुफा है, पर्यटकों के लिए खुली हुई हैं, वो हैं। चुनौतियां भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ के जो जीव जंतु है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है, चूँकि लोग जा रहे हैं ज़्यादा पर्यटक, तो उसको नुकसान हो रहा है उससे। ठीक है, कुछ गुफाओं को बंद किया हुआ क्योंकि वो सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं महत्वपूर्ण जो मैंने आपको बताया। और इसको इस तरह से प्रीलिम्स में सवाल हो सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी इन सब कथनों से विचार कीजिए। अब आप ये देखिए, ठीक है, क्या है क्वेश्चन यहाँ पर। मेगालन एज पृथ्वी के भूगर्भीय समय पैमाने की नवीनतम इकाई है। बिल्कुल, मैंने शुरू में ही बताया था आपको, जिसकी शुरुआत लगभग 4200 वर्ष पूर्व हुई थी। तो ये शुरुआती क्वेश्चन में भी था, तो बिल्कुल ये सही है आंसर। ठीक है, पहला। अब ये चूंकि हमें कई सारे ऑप्शन में से चुनने हैं, अब दूसरा क्या सवाल है, दूसरा जो कथन है वो क्या है, इस काल की पहचान विश्व के कई हिस्सों में अचानक आए सूखे और ठंड की स्थिति से की जाती है। बिल्कुल सही है, इसी वजह से कई सारी जो सभ्यताएं थी उनको बहुत बहुत नुकसान हुआ था उस दौरान। तीसरा क्या है, मेगालन एज गुफाओं का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है और इनमें क्रेमपुरी दुनिया की सबसे लंबी बेसाल्ट गुफा है। ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, गुफाएं जो है वो लाइमस्टोन से बनी हुई है, ना कि बेसाल्ट की है। क्रेमपुरी जो है वो दुनिया की सबसे लंबी सैंड स्टोन गुफा है। ओके, तो इस तरह से क्या होगा, 1 और 2 जो है ना वो सही है। इस तरह से ये केवल एक, मतलब ए वाला जो है ना वो सही आंसर होता है। इसी तरह से इस तरह से भी सवाल हो सकता है कि मेगालन एज गुफाओं के संदर्भ में सही जोड़ी बताएं। अभी इसमें ये गुफाओं के बारे में बताना है, कहाँ की क्या स्थिति है, उसकी चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो एक बार आप इस चीज़ को देख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे पहला क्या है, मावलोह गुफा, ये जलवायु परिवर्तन के स्टैगलैगमाइट रिकॉर्ड हैं। तो बिल्कुल ये रिकॉर्ड है जो मैंने बताया इससे पहले। दूसरा है क्रेमपुरी जो गुफा है वो दुनिया की सबसे लंबी सैंडस्टोन गुफा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये चीज़ थी। और वह गुफा मुख्य तौर पर चूना पत्थर की संरचनाएं हैं। ठीक है, ये भी। और चौथा क्या है, माउसमाई गुफा हाल ही में विश्व धरोहर की सूची में अस्थायी रूप से शामिल है। नहीं, अस्थायी रूप से शामिल की गई है इसमें। तो क्या होगा इसका सही आंसर, 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसका भी ए जो है ना वो सही आंसर देखने को मिलेगा, ये वाला, ए वाला। ठीक है, ये नहीं, ए। ओके, तो इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं कि और भी कई तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं कि आपसे पूछा जाए खासी जनजाति की भूमिका मेघालन एज गुफाओं के संदर्भ में क्या है। तो वो गुफाओं की पुरातत्विक खुदाई करती हैं। अरे नहीं, ये काम थोड़ी करती हैं वो, क्यों चर्चित है, नहीं, इसके लिए नहीं है। मैंने बताया पहले, गुफाओं की पारंपरिक संरक्षण और देखभाल करना, बिल्कुल ये जनजाति सदियों से लगी हुई इसमें। तीसरी क्या बात है, गुफाओं को पर्यटन हेतु निजी संपत्ति घोषित करना गलत है। गुफाओं के भीतर आइसोटोप अनुसंधान करना कुछ हद तक ये है, आइसोटोप जो है वो है, लेकिन एग्जैक्ट पूरी तरह से इसमें खासी जनजाति से रिलेटेड नहीं है। यहाँ प्रश्न में खासी जनजाति है, तो वो जनजाति थोड़ी करते, जनजाति तो केवल देखभाल करते हैं। आइसोटोप रिसर्च होता है लेकिन वो वैज्ञानिक करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो है ना वो बी सही आंसर होगा। ओके, तो और मेंस में अगर पूछा जाएगा सवाल तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि मेघालयन एज गुफाओं को हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 3 गुफाओं का वैश्विक जलवायु इतिहास, प्राचीन सभ्यता का पतन और स्थानीय खासी समाज की जो भूमिका है खासी जनजाति की, उसके संदर्भ में महत्व स्पष्ट कीजिए। तो इससे लिखने को दिया जा सकता है आपको, तो वो आपको मेंस में इस तरह से लिखना पड़ेगा। आपको जो मैंने बताया है वो सारी चीज़ें चर्चा करनी पड़ेंगी। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि मेघालयन एज गुफाएं न केवल प्राकृतिक सौंदर्य और
जैव विविधता का प्रतीक है बल्कि एक प्राकृतिक प्रयोगशाला भी है। तो इस कथन का वैज्ञानिक औचित्य स्पष्ट कीजिए और बताइए कि पर्यटन तथा जलवायु परिवर्तन इनके लिए किस प्रकार चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से सवाल मेंस में हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूनेस्को ने नगा हिल ओफियोलाइट को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया। तो ये इंडियन और किस टेक्टोनिक प्लेट के टकराव के सबूत हैं। अब आप क्वेश्चन पढ़िए और इसका ऑप्शन पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। देखिए अब इसमें आप कहेंगे कि इसमें तो ऑप्शन जो है गलत लग रहा है। क्यों लग रहा है गलत? क्योंकि इसमें यूरेशियन प्लेट का जिक्र ही नहीं है और यूरेशियन प्लेट से टक्कर हुई थी। तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा म्यांमार या बर्मा प्लेट कहेंगे हम, ठीक है। और उसी के ज़रिए ये जो है ना, ये जो नगा हिल्स ओफियोलाइट है वो उस टकराव के सबूत हैं बर्मा प्लेट से। अब देखिए हुआ ये था कि जो टक्कर जो हुई थी ना, इंडियन प्लेट जब वहाँ से निकल कर आया था, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये एनिमेशन देखिए आप किस तरीके से ये जो मेडागास्कर से अलग होते हुए इंडियन प्लेट जो है वो आगे बढ़ रहा है आगे, और ये कहाँ टकरा रहा है? ये कई सारे प्लेट्स में टकरा है और सबसे प्रमुख जो है वो यूरेशियन प्लेट है जिसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन कुछ और प्लेटें में, जैसे यहाँ पर वाली जो प्लेट है ना, वो क्या है? बर्मा प्लेट या म्यांमार प्लेट। और यहाँ भी पहाड़ियाँ बनी हैं हिमालय के निर्माण में, यहाँ का भी थोड़ा कुछ हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो बदलाव है वो जो देखने को मिला, उसके बहुत सारे सबूत वो यहाँ पर मौजूद हैं इस जगह पर। आप ये देखिए, इस एनिमेशन को देखिए, जो अलग अलग जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं एक दूसरे को जिस तरह से टक्कर मार रही हैं वो यहाँ पर है। लेकिन इसको अपने यहाँ नज़दीक से देखते हैं तो यहाँ बर्मा प्लेट है। तो यहाँ से क्या हुआ ना, ये जो आया ना, पूरे समुद्र तल की चट्टानों को ऊपर उठा दिया यहाँ पर इस जगह पर। और ये नागा हिल ओफियोलाइट है। ओफियोलाइट किसको कहते हैं? जो समुद्री जो चट्टानें होती हैं जो ऊपर आ जाती हैं, ज़मीन पे आ जाती हैं, उसी को ओफियोलाइट कहते हैं। जो ये जो प्रश्न आपने देखा है ना, या यहाँ पर ये जो टॉपिक लिखा हुआ है ओफियोलाइट, वो क्या है? समुद्र तल की चट्टानें हैं जो कि टकराव की, कोलिजन की वजह से वो ऊपर आ जाती हैं। कैसे होता है ये देखिए, जब दो प्लेटें टकराती हैं तो एक नीचे जाती है, एक ऊपर खींच देती है। तो समुद्र तल के चट्टान को ऊपर कर दिया और वहाँ पर आए। और इस जगह पर टेथिस सागर का सबूत भी है, ठीक है। टेथिस सागर के अवशेष हैं इस जगह पर, ये जो वहाँ चट्टानें हैं वो। और ये कब के माने जाते हैं? तो ये अपर क्रेटेशियस, इसके अलावा जो प्रारंभिक पेलियोजिन जो काल था उसके बीच का माना जाता है। और ये लगभग 90 मिलियन ईयर से लेकर 65 to 60 मिलियन ईयर पूर्व ये घटित हुआ था। और फिर ये चट्टानें जो हमें ऊपर दिखी इस जगह पर, ठीक है। तो ये बहुत कुछ समझने में हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो महाद्वीप है वो खिसका कैसे, और कैसे कि उसके जियोलॉजिकल असर कैसे हुए हैं, ठीक। टेक्टोनिक प्लेट जो खिसक रहा है उसके सबूत किस तरह से हैं, मतलब इतने ज़बरदस्त टक्कर हुई कि समुद्र तल की चट्टानें ऊपर तक आ गई। ये सब सबूत है वहाँ पर, और यही देखने को मिलता है। ये ओशन आइलैंड बेसल्ट जो चट्टानें वो सब वहाँ पर देखने को मिलती हैं। और यहाँ भूसूचर भी कह सकते हैं इस जगह पर, जो कि क्या है कि ऊपरी क्रिटेशियस और इयोसिन जो युग था उस दौरान ये टक्कर हुई थी, और ये सूचर जोन दक्षिण विस्तार देखने को मिलता है हमें, ठीक है। और इस जगह को जो है ना GSI ने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पंगोरो के पास नगा ओफियोलाइट को राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक भी घोषित किया हुआ है इस जगह को, ठीक है। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था जो आपने जो है ना वो देखा, ये पूरा का पूरा। और प्राकृतिक यहाँ संपदा बहुत ज़्यादा है, समृद्ध है नगा पहाड़ियों में। और वहाँ कई सारी ऐसी रेड लिस्टेड प्रजातियाँ हैं, जैसे ब्लिट्स ट्रैगोपैन है, डार्क रम्ड है, स्विफ्ट, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर जो है ना वो पाई जाती है। सांस्कृतिक सामाजिक महत्व भी यहाँ पर नगा जनजाति इस खास सांस्कृतिक जगह, तो इस जगह की संस्कृति के लिए बहुत ज़्यादा
उसके बारे में चर्चा होती है। ओके, यहाँ पर पर्यटन काफ़ी ज़्यादा है, जो रोजगार का वहाँ का स्थानीय साधन है। बहुत सारे खतरे भी है, खनन हो रहा है वहाँ पर, अवैध कटाई हो रही है, पर्यावरण क्षरण हो रहा है, तो इससे नुकसान भी वहाँ पर हो रहा है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपने जाना, इस जगह पर ये स्थित है, ये जो है वो तेथिस सागर के सबूत भी हैं। ठीक है, तो ये इसको इस तरह से सवाल पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में कि नगा हिल ऑफियोलाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसको यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। क्या है? ऑफियोलाइट समुद्री तल की चट्टानें हैं जो कि टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से सतह पर आती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये मैंने बताया आपको। नगा हिल ऑफियोलाइट भारत म्यांमार प्लेटों के टकराव का नतीजा है। सही बात है। इस टकराव का समय अनुपात 200 मिलियन ईयर पूर्व, जुरासिक काल नहीं, जुरासिक काल का थोड़ी है, उस समय का नहीं है, 90 मिलियन ईयर से लेकर और 60-65 मिलियन ईयर पहले की बात ये है। ठीक है, तो ये इस तरह से सवाल हो सकते हैं। दूसरा सवाल इस तरह से भी हो सकता है, नगा हिल्स नागा सूचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जो है कथन वो सही है? अब इसमें आपको देखना होगा। पहला क्या है? नगा, यह भारतीय और अफ्रीकी प्लेटों के टकराव का सबूत है। तो नगा हिल्स का जो नगा सूचर है वो क्या है? ये गलत कहेंगे हम। भारतीय और अफ्रीकी प्लेटों की टक्कर थोड़ी हुई है। पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था क्या, भारतीय और म्यांमार या बर्मा प्लेट उसके टकराव से हुआ है ये। ठीक है, तो ये भारत और अफ्रीका से निकला था भारत, और वो देखने को मिला था हमें। दूसरा क्या है? दूसरा है ऊपरी क्रेटेशियस और इयोसिन युग के भारत म्यांमार टकराव का प्रमाण है। बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया था आपको 90 मिलियन ईयर्स से लेकर 65 to 60 मिलियन ईयर के बीच में है। तीसरा क्या? यह केवल जुरासिक काल का भूवैज्ञानिक साक्ष्य है। ये जो है ना वो गलत है, ये तो सही है, ये प्रमाण बी सही है। और नर्मदा सोन रिफ्ट ये गलत है, तो इसका आंसर होगा बी। इस तरीके से हो सकता है। अब मेंस में अगर सवाल हो इससे इस तरह से सवाल हो सकता है कि यूनेस्को की अस्थायी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल नगा हिल ऑफियोलाइट को भारत म्यांमार प्लेट टकराव और हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में भूवैज्ञानिक धरोहर क्यों माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। उसमें लिखने को मिलेगा, जो मैंने बातें बताई हैं उस ढंग से उसको आप डिटेल में बता सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि नगा हिल ऑफियोलाइट केवल भूवैज्ञानिक महत्व ही नहीं रखते हैं, बल्कि जैव विविधता, सांस्कृतिक परंपरा और स्थानीय आजीविका से भी जुड़े हुए हैं। तो ये GS3 का क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है। ठीक है, PDF देख लेना आप, PDF में बहुत कुछ दिया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फटाफट क्वेश्चन बढ़ाते हैं आगे। आर वैशाली ने 2025 में कौन सा टूर्नामेंट जीतकर विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया? आंसर होगा फिडे विमेंस ग्रैंड स्विस, ये जीता है। और उसी के साथ उन्होंने ये विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 में होना है, उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। शतरंज खिलाड़ी हैं आर वैशाली, और लगातार दूसरी बार ये वाली जो खिताब है ना उन्होंने ये जीता है, ये वाला फिडे विमेंस ग्रैंड स्विस जो खिताब है वो। ठीक है, और लगातार दूसरी बार खिताब जीतने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी बनी है ये। और कहाँ पर हुआ था ये आयोजन? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। 25 अगस्त से 6 सितंबर को, परिणाम 6 सितंबर को आया था। आर वैशाली ने ये खिताब जो है वो जीता, और उन्होंने फाइनल में कैटरीना लोगुनो जो रूस की है उनको हराया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। ठीक है, उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं कि कैंडिडेट टूर्नामेंट क्या है, फिडे के द्वारा आयोजित किया जाता है, बड़ी प्रतियोगिता है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आनंद कुमार वेल कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला खिताब किस स्पर्धा में जीता है? आंसर होगा 1000 मीटर स्प्रिंट। ठीक है, 1000 मीटर स्प्रिंट। स्केटिंग जानते हैं ना, स्केट मतलब फिसलने वाला, उसमें। तो ये आनंद कुमार वेल कुमार भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता है। ये क्या है? पहला गोल्ड खिताब जीता है इसमें। तो इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपके लिए है। कहाँ पर हुआ था? ये चीन में हुआ था, चीन के बेदा इहे वहाँ पर 13 सितंबर को आयोजित हुआ था, और ये खिताब जीत लिया है।
आनंद कुमार ने। ठीक है, तो ये और एक और बात, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। ठीक है, 1000 मीटर में तो गोल्ड जीत लिया और 500 मीटर में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये हो गई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी के स्वतंत्र आयोग ने गजा में जेनोसाइड जनसंहार, तो उस जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 के में परिभाषित जनसंहार के लिए किसे उत्तरदायी या जिम्मेदार ठहराया है, किसको दोषी ठहराया, इस तरह से भी कह सकते हैं आप। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा बेंजामिन नेतन्याहू, आइजैक हर्जोग और योव गैलेंट। 1, 2, 3 ये बी वाला जो है ना वो सही आंसर ये होगा। ठीक है, तो बेंजामिन नेतन्याहू कौन है? ये हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। आइजैक हर्जोग कौन है? इजराइल के प्रेसिडेंट हैं। और योव गैलेंट कौन है? तो इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का जो मानवाधिकार परिषद है यूएनएचआरसी, तो उसी ने फिलिस्तीन और ख़ास तौर पर गजा के हालात पर स्वतंत्र आयोग का गठन किया था। आयोग का नाम था कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन द ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी एंड इसराइल, यानी कि कब्जे वाले जो क्षेत्र हैं तो वहाँ पर इसराइल ने क्या किया है उसकी जांच की अध्यक्ष जो थी वो नवी पियाल थी। वो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय उसके पूर्व जज हैं। ठीक है, तो 5 कृत्य जो है ना वो इसमें आरोप लगे हैं कि ये सही पाया गया है। कौन कौन से सही पाया गया है? तो ये किसी मतलब जातीय धार्मिक समूह के सदस्यों की हत्या करना, ये जो कन्वेंशन है ना उसमें ये है बात, तो ये सही पाया गया कि ये जांच में हुआ कि ये इस तरह से हत्या की गई है। दूसरा, समूह के सदस्यों को गंभीर शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंचाना, ये भी आरोप सही पाया गया। समूह को ऐसे जीवन परिस्थिति में डालना उनका आंशिक और पूर्ण विनाश संभव हो, ये भी सही पाया गया। और समूह में जन्म को रोकने हेतु कदम उठाना आरोप सही पाया गया। और 5वां जो है जो इस कन्वेंशन में है, बच्चों को जबरन अन्य समूह में स्थानांतरित करना, ये प्रमाणिकता नहीं मिली है, लेकिन ये सब जो है ना हत्या के जेनोसाइड के आरोप की सबूत मिले हैं। ठीक है, इजराइल ने क्या कहा? इजराइल ने कहा कि इसको हम फालतू मानते हैं और खारिज करते हैं इसको। एक बार मैप के जरिए चलते हैं, इस चीज को देखते हैं। ठीक है, प्यारा भारत है अपना, और पश्चिम एशिया की ओर चलते हैं या कहें मिडिल ईस्ट की ओर चलते हैं। और वहाँ पर रेड कलर में जो देख रहे हैं वो है इजराइल, और पैलेस्टीन यानी फिलिस्तीन क्या है ये ग्रीन कलर में 2 हिस्से में बस बचा है। ये है वेस्ट बैंक और ये है गजा पट्टी। और गजा में यहाँ बुरा हाल किया हुआ है इसराइल ने। पहले गजा में हमास ने हमला किया था, उसके बाद जिसे जो प्रतिक्रिया दी हुई है इसराइल ने, तो वहाँ आबादी ही नष्ट हो रही है। करीब 60,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो आयोग ने ये पाया कि बड़े पैमाने पर हत्याएं की गई, यहाँ पर मानवीय सहायता रोक दी गई, जबरन विस्थापन किया गया, स्वास्थ्य सुविधाएं इन सब का विनाश किया गया है। ठीक है, तो ये जो है ना वो कानूनी स्थिति बनी है। अब क्या होगा? अब इसका महत्व क्या, अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है? ये जो स्थितियाँ देखने को मिली है वहाँ पर, उसका कुछ नहीं होगा क्योंकि ये गैर बाध्यकारी है, नॉन बाइंडिंग है। इसका महत्व बस इतना है कि इससे चर्चा होगी। महत्व ये भी है कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, ऐसे मंचों पर मुकदमे की संभावना और बढ़ सकती है, वहाँ से फैसले आ सकते हैं। लेकिन इसको फिर सज़ा कौन, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? जैसे आईसीसी ने या आईसीजे ने जो है ना वो कुछ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया हुआ है, लेकिन कुछ असर तो हुआ नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझना होगा कि ये जेनोसाइड जो कन्वेंशन है वो है क्या आखिर। 1948, अब इससे भी सवाल आ सकते हैं। ये जो कन्वेंशन है ये जेनोसाइड को लेकर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 दिसंबर 1948 को अपनाया था और फिर 1951 में इसको लागू किया था। इसमें परिभाषा में है साफ तौर पर लिखा हुआ कि किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय, धार्मिक समूह इन सबको आंशिक रूप से या पूरी तरह से नष्ट करने के इरादे से किया गया कोई भी कार्य जो है ना वो सबसे गंभीर अपराध में गिना जाएगा। ठीक है,
ये सब चीज़ें, उनमें से 4 चीज़ें जो है वहाँ पर आरोप सही पाए गए हैं। अब आगे क्या होगा, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना वो इस मामले को सुन सकता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ना सुनेगा ही, फिर मामला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। वहाँ पर जो है वो नेतन्याहू और आइसैक और तमाम लोगों पर मुकदमे चलेंगे, लेकिन कुछ होगा नहीं क्योंकि ये गैर बाध्यकारी है। ठीक है, हालांकि ये एक ऐसा ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता कहिए जो कि जनसंहार जेनोसाइड को स्वतंत्र रूप से अपराध के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चर्चा थी है, तो इससे भी कई सारे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स को लेकर कुछ मैंने पीडीएफ में दिए हैं, वो आप देखना, ज़रूर देखना। ठीक है, और मेंस में भी किस तरह के सवाल बनेंगे वो भी आप वहाँ पर चेक कर लेना, पीडीएफ में देख लेना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है कब, 18 सितंबर को। उद्देश्य ये है कि जो बांस का पर्यावरणीय महत्व है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाया जाए। ठीक है, बांस बहुत बेहतर चीज़ है और बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करने में मदद मिलती है। इससे मिट्टी का कटाव रोकता है, मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ा देता है ये। और बांस का उपयोग करते हैं तो प्लास्टिक और लकड़ी के बाकी जो विकल्प हैं, मतलब लकड़ी है, उन सब का यूज़ नहीं करके हम बांस का यूज़ करते हैं, जिससे वनों की कटाई भी कम होती है। ठीक है, और बांस जो है ना वो उत्पादन में भारत जो है ना वो दुनिया में दूसरे स्थान पर है, चीन के बाद। ठीक है, चीन पहले स्थान पर है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, किस देश ने डीएलआ नामक दुनिया का पहला एआई मंत्री नियुक्त किया है, या दुनिया की पहली मंत्री कहिए एआई मंत्री नियुक्त किया है? आंसर क्या हो, अल्बानिया। और ये न्यूज़ देख रहे हैं, अल्बानिया। ठीक है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आदमी नहीं है वो, औरत नहीं है, ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। ठीक है, ये कंप्यूटर है। तो 11 सितंबर को इसको अल्बानिया ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इसको मंत्री का दर्जा दे दिया है। एआई निर्मित मंत्री के तौर पर इसको माना जाएगा। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एडी रामा, तो उन्होंने डीएलआ को कहा कि ये एक मंत्री है। इसका काम क्या होगा, भ्रष्टाचार पर काबू करना और यूरोपीय संघ की सदस्यता की दिशा में महत्वपूर्ण आगे काम करना, ये सब चीज़ें है। ओके, डीएलआ नाम रखा गया है। डीएलआ का अल्बानिया में जो हिंदी में कहेंगे उसको सूरज, डीएलआ का मतलब। ठीक है, तो इसको सार्वजनिक खरीद मंत्री के तौर पर भी इसको जाना जाएगा, जो भौतिक रूप से नहीं, फिजिकल नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर वो रहेगी। ठीक है, तो अल्बानिया एक बार मैप के ज़रिए भी चलते हैं। अपना प्यारा भारत है और अल्बानिया जो ना वो इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, मेडिटेरियन सी के पास में, ग्रीस के बगल में ये है। इसकी राजधानी है तिराना, प्राइम मिनिस्टर हैं एडी रामा, मुद्रा यहाँ पर चलती है अल्बानिया लेक। ठीक है, नेटो का मेंबर है ये 2009 से, और यूरोपीय संघ की सदस्यता लेने की कोशिश कर रहा है ये, अभी है नहीं सदस्य। अगला क्वेश्चन, भारत में थोक महंगाई दर अगस्त 2025 में कितनी थी? 0.52%। ठीक है, 0.52%। देखिए इससे पहले क्या ना माइनस में चल रहे थे, और अब हम मतलब ये महंगाई पॉजिटिव में देखने को मिली है, सकारात्मक चीज़ों में, क्योंकि खाद्य पदार्थ और जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी थोक महंगाई में बढ़ोतरी हुई है इसकी वजह से। ठीक है, अच्छा ये थोक महंगाई दर कौन जारी करता है? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी DPIIT, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत होता है। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए कि खुदरा महंगाई दर कौन जारी करता है, तो वो NSO जारी करता है खुदरा महंगाई दर, और थोक महंगाई दर ये जारी करता है DPIIT। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और बस जल्दी ही हम अनाउंस करेंगे BPSC मेंस का बैच, बस सारी तैयारी हो चुकी है, वो लॉन्च होने वाला है। हो सकता है आज ही रात तक आपको ऐप पर दिख जाए। UPSC का भी बैच आ रहा है प्रीलिम्स के लिए, और 72वीं BPSC का जो न्यू बैच आ रहा है, जो कि प्री मेंस, इस सब कुछ के लिए होगा, सब कुछ के लिए। ओके, मिलते हैं कल, बाय।